लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर अ वॉक थ्रू द फायर। अ वॉक थ्रू द फायर के राइटर एडी स्मिथ है और एडी स्मिथ जो है इसमें अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब वो इंडिया के हैदराबाद स्टेट में बेगमपेट नामक स्थान पर 1947 में पोस्टेड थे एक सोल्जर के रूप में। वो उस समय का अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं इस चैप्टर में। और हमने देखा था कि एक बार इवनिंग में जब वो अपने कैंप में लौट रहे थे तब उनको रास्ते में एक जो है व्यक्ति मिलता है घायल अवस्था में। वो इंडियन होता है, एक वृद्ध इंडियन था वो, भारतीय व्यक्ति, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था। ये उसकी हेल्प करने के लिए एडी स्मिथ जो है अपनी गाड़ी रोकते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और वो व्यक्ति जो है इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी इंग्लिश में उन्हें थैंक यू बोलता है। उससे आगे हम आज देखेंगे। He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths, but he had not suffered too greatly at their hands because he had known that I would be coming along shortly and would stop, and he had therefore covered his face with his hands and pretended to be unconscious. तो एडी स्मिथ कह रहे हैं कि उसने उनको धन्यवाद किया और उसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसके जो एसेलेंट्स का मीनिंग होता है आक्रमणकारी, कि उसके ऊपर जो आक्रमण करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? टू एंग्लो इंडियन यूथ्स, दो आंग्ल भारतीय नौजवान थे। और वो कहता है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है, ही हैड नॉट सफर्ड, ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है, क्योंकि उसने कहा कि उसने अपने हाथ, वो जो है ग्रेटली एट देयर हैंड्स, उनके हाथों से उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंची, क्योंकि वो कहता है कि मैंने जो है, मुझे जो पता था कि मुझे मेरी मदद करने के लिए आप आने वाले हो, और इसलिए मैंने जो है अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया और ऐसा बहाना किया, प्रिटेंडेड यानी दिखावा करना, ऐसा शो करना, ऐसा शो किया कि जैसे मैं अचेत हूँ, अनकॉन्शियस हूँ, बेहोश हो गया हूँ। When I asked him why the two youths had beaten him up, he brushed my question aside. तो एडी स्मिथ कहते हैं कि जब मैंने उससे पूछने की ये कोशिश की कि वो जो दो लड़के थे वो उसे क्यों बीट कर रहे थे, क्यों मार रहे थे, तो उसने मेरे सवाल को टाल दिया। सो आई डिडंट प्रेस द पॉइंट, इसलिए फिर मैंने नहीं पूछा। आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नॉन दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू यानी बचाव। तब उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपके बचाव के लिए आने वाला हूँ। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वाज, लेकिन इस सवाल का जो जवाब मिला मुझे, सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल साहिब, अदर्स टू ओनली अ फ्यू, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तब एडी स्मिथ को उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि कुछ जो बातें होती है सभी लोगों को पता होती है, लेकिन कुछ बातें जो है केवल कुछ लोगों को ही पता होती है। I was trying to work out a tactful way of asking him how he had come by his excellent knowledge of English, when he stopped me in my tracks by remarking how the body is covered is of no importance compared with how the mind behaves. तो वो कहते हैं, एडी स्मिथ कहते हैं कि मैंने जो है कोशिश की एक सही तरीका चुनने की, उनसे पूछने का कि किस तरह से उन्हें जो है उनका नॉलेज जो है एक्सीलेंट यानी उत्कृष्ट, इंग्लिश में उनका इतना उत्कृष्ट नॉलेज, ज्ञान कैसे है, ये पूछने की मैं कोशिश कर रहा था। तभी उन्होंने मुझे रोकते हुए बोला हाउ द बॉडी इज़ कवर्ड इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि शरीर जो है वो किस तरह से कवर्ड है, उस पर कैसे, मतलब कपड़े पहने हुए हम जो पहनते हैं, जो हमारी वेशभूषा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कंपेयर्ड विथ हाउ द माइंड बिहेव्स, बजाय कि इसके किस प्रकार से हमारा माइंड जो है वो व्यवहार करता है, कि हमारा व्यवहार जो है वो कहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि हमारे कपड़ों के। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन वाइल आई वॉज गिविंग हिम अ लिफ्ट इन द ट्रक। तो ये एडी स्मिथ कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन हुआ है, बातचीत हमारी हुई थी, वो किस वक्त हुई, जब उनको मैंने अपने ट्रक में लिफ्ट दी थी, बिठाया था। आई हैड मैनेज टू गेट अ स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज हेडेड फॉर। वो कहते हैं कि एक सवाल का जो मुझे सीधा जवाब मिला, स्ट्रेट आंसर, वो इस बात का कि जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब उनको कहाँ जाना है, एंड एज दिस टर्न आउट टू बी फिरोज गुड्डा, और उसका जवाब उसने क्या दिया, व्यक्ति ने, फिरोज गुड्डा।
जब एटी स्मिथ ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसका जवाब उन्होंने सीधा दिया कि फिरोज गुड्डा जाना है। बाकी राइटर ने जो 2 क्वेश्चन पहले पूछे थे उसका सीधा सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया था। विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे। एटी स्मिथ कहते हैं कि फिरोज गुड्डा जो है मेरे रास्ते में ज़्यादा दूर नहीं था। I had invited him to hop in and travel in comparative comfort at the expense of the British Army। तो मैंने उनको इनवाइट किया, उनको कहा कि आप जो है इसमें हॉप इन यानी चढ़ जाए, बैठ जाए ट्रक के अंदर और आराम से कंफर्टेबल ट्रेवल करें। और किसके खर्चे पे? एक्सपेंस यानी खर्चा, ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पे। We soon reached his destination, whereupon he thanked me once again and said that he would return my handkerchief after it had been cleaned। हम जल्दी ही वहाँ उनके गंतव्य पे पहुंच गए। हिज यानी उस जो एल्डरली जो इंडियन है उसके लिए आया है, डेस्टिनेशन यानी गंतव्य जहाँ उनको जाना था। तो एटी स्मिथ कहते हैं कि हम जल्दी ही उनके गंतव्य पे पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने मुझे एक बार और धन्यवाद दिया और कहा कि वो मेरा जो हैंडकरचीफ यानी रूमाल जो है उसे धोने के बाद वापस लौटा देंगे। नेक्स्ट टाइम वी मेट, जब हम अगली बार मिलेंगे। तो उसने उनको ये कहा एटी स्मिथ को धन्यवाद देते हुए कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब आपका रूमाल जो है उसको मैं साफ करके क्लीन करके आपको लौटा दूंगा। I was about to ask him how he proposed to arrange our next meeting when he didn't even know who I was or which part of the Hugh Sapper camp I was in। तो वो कहते हैं एडी स्मिथ कि मैं जो है उनसे ये पूछने वाला था कि आपको कैसे पता है कि हमारी अगली मीटिंग होगी, हम दोबारा मिलेंगे, जबकि हम जानते भी नहीं हैं, वो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं कौन था। और सेपर कैंप जो इतना बड़ा विस्तृत सेपर कैंप था, यूज यानी विशाल, उसके अंदर मैं कहाँ रहता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन ही हैड फेडेड इनटू द नाइट। तो वो कहते हैं ये मैं पूछता उससे पहले ही वो रात के अंधेरे में फेडेड इनटू यानी डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। A few weeks later, my posting came through जनरल हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली। कुछ सप्ताह के बाद जो है मेरी पोस्टिंग जो है नई दिल्ली में जनरल हेडक्वार्टर में हुई। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव कोइंसिडेड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैंड बियर एट द कैंप। और जब मैं छोड़ने वाला था इस कैंप को, शेपर कैंप को, एडी स्मिथ कह रहे हैं, तो उससे पहले एक दिन पहले जो है वहाँ पे फ्रेश यानी ताजी कैनेडियन कैंड बियर आई कैंप के अंदर। इट ऑल्सो कोइंसिडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ अ रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस। और साथ में दूसरे ये भी कोइंसिडेंट हुआ, अकस्मात मतलब ये हो गया कि एक ट्रूप यानी दल का, इंडियंस यानी भारतीयों का एक दल जो है वो भी कैंप के अंदर आने वाला था, शेयर करने वाला था, लेड बाय अ जेंटलमैन नॉन एज प्रोफेसर राव। और वो दल जो है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रोफेसर राव थे, जो कि एक बहुत ही जेंटलमैन थे, भद्र पुरुष थे। हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। और ऐसा कहा जाता था कि वो जो है अद्भुत जो है नमूने प्रदर्शित करेंगे, फीट्स यानी करतब जो है प्रदर्शित करेंगे। Entertainment at the camp was practically non-existent at that time, and therefore this show, which had been led on by the welfare officer, was something not to be missed। तो एडी स्मिथ कहते हैं कि उस समय जो है कैंप के अंदर मनोरंजन जो है व्यवहारिक रूप से वास्तव में नॉन एग्जिस्टेंट था, अस्तित्व में नहीं था, कि मनोरंजन बहुत कम होता था। इसीलिए इस शो को जो है, जो कि कल्याण अधिकारी के द्वारा आयोजित किया जा रहा था, वेलफेयर ऑफिसर यानी कल्याण अधिकारी, तो उसको हम मिस नहीं कर सकते थे। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली वी वेंट अलॉन्ग टू वॉच इट। तो कहते हैं सेलिब्रेशन करने के बाद, जो कैनेडियन बियर जो आई थी इनके कैंप में, इनके दिल्ली में जाने से पहले एडी स्मिथ के, तो ये कहते हैं उसका सेलिब्रेशन करने के बाद हम जो है वहाँ गए, उसको भारतीय जो दल आया था उसके फीट्स को देखने गए थे। लेकिन वी वेंट अलॉन्ग टू वॉच इट, उसको देखने गए, बट नॉट ऑल दैट वाइजली, मतलब एकदम बिना बुद्धि के गए, मतलब ऐसे ही मजाकिया तौर पे गए थे। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में, वी वेंट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी। मिकी का मतलब होता है किसी की बातचीत को या किसी के व्यवहार की नकल करना। तो वो कहते हैं कि हम वास्तव में, हमारा जो इरादा था वो क्या था? उनकी नकल करने का था। बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद,
लाइक एवरीवन एल्स देयर, जैसे कि वहाँ पे हर व्यक्ति जो था, वी स्टेड टू वंडर, हम लोग भी वो उनकी फीट्स को, उनके कर्तव्य को देख करके क्या हो गए, चकित हो गए। तो ये गए तो इस तरह से थे, इजी मूड में गए थे, इनको लगा था कि हम वहाँ जाएंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एडी स्मिथ कहते हैं कि जब वहाँ पे हम गए तो दूसरे लोगों की तरह हम भी आश्चर्यचकित हो गए उनकी फीट्स देखकर। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था। वेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे उनके ट्रूप के, हु लुक्ड नथिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग मैन नहीं लग रहे थे, ताकतवर व्यक्ति नहीं लग रहे थे, हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलंटियर्स, उन्होंने 12 स्वयं सेवकों को बुलाया, फ्रॉम द ऑडियंस, दर्शकों में से 12 वॉलंटियर्स को बुलाया, whose task it was to bend an iron bar around his neck, और उन 12 ऑडियंस जो वॉलंटियर्स थे उनका क्या काम था, उनका ये काम था कि एक आयरन की जो छड़ थी, लोहे की छड़ थी, उसको उस प्रोफेसर के गले के चारों तरफ उनको बेंड करना था, मोड़ना था। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर was about 12 feet long, and the professor held it horizontally with the middle of it pressed against his throat, और जो आयरन बार, जो लोहे की छड़ जो है, उनको कैंप के स्टोर में से दी गई थी, प्रोवाइडेड यानी प्रदान की गई थी, दी गई थी, वो लगभग 12 फीट लंबी थी, और प्रोफेसर ने जो है उसे समानांतर रूप से रखते हुए अब उसके बीच में अपने गले की तरफ उसको दबा के पकड़ा था, थ्रोट यानी गला। ही देन अरेंज्ड द वॉलंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, और उसके बाद उन्होंने एक तरफ में 6 वॉलंटियर्स को पकड़ने को कहा, दूसरी तरफ 6। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर्स बिगेन टू पुश विथ ऑल देयर माइट, और प्रोफेसर का जब इशारा मिला, उन्होंने जब सिग्नल दिया, तो वॉलंटियर्स जो थे, स्वयंसेवक जो थे, जो उनको क्या करना था कि पूरी ताकत लगाकर, विथ ऑल देयर माइट यानी ताकत, अपनी पूरी ताकत से उसको जोर दे के उसको छड़ को मोड़ना था, मतलब उनके गले की ओर दबाव बढ़ाना था। एंड द आयरन बार वाज बेंड इनटू अ यू शेप अराउंड हिज नेक, और वो आयरन बार जो है उनके गले के चारों तरफ यू शेप में मुड़ गई, बेंड हो गई।